गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अवनीश सिंह तोमर और आज हम फिजिक्स की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भाई मोशन ऑफ इक्वेशन यानी कि गति की समीकरण, या आप कह सकते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन कह सकते हैं भाई। और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होता है चैप्टर, और इससे संबंधित क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं, नहीं तो इससे संबंधित आपके न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे आप क्लिक करके लाइक जरूर करें भाई एक, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। देखते हैं देखो हम कि गति की समीकरण से संबंधित क्या क्या बातें आपके सिलेबस में पूछी जाती हैं। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं भाई गति की समीकरण। गति की समीकरण बहुत ध्यान से देखेंगे प्रत्येक बिंदु को, सही है भाई। यह इक्वेशंस ऑफ मोशन कह सकते हैं इसे। तो सबसे पहले तो आपको यह बात ध्यान रखनी है, गति की समीकरण कहते किसे हैं, सही है। तो उस समीकरण को गति की समीकरण कहते हैं। वे समीकरण गति की समीकरण कहलाती हैं जो किसी वस्तु के वेग, यानी कि वेलोसिटी, उसके समय, उसके त्वरण और उसके द्वारा तय की गई दूरी, यदि किसी भी कण के द्वारा उसका वेग, उसका समय, उसके त्वरण और उसके विस्थापन में संबंध को दर्शाती हैं, में संबंध को दर्शाती हैं, तो इस प्रकार की समीकरण को हम गति की समीकरण कहते हैं। ये लाइन आपको क्लियर हो रही होगी। इसके बाद देखेंगे गति की समीकरण कई कंडीशन में हो सकती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन हम देखकर चल रहे हैं जो जनरली आपसे पूछी जाती है भाई, जैसे जब, पहला बिंदु लिखें इसका, जब पिंड एक सरल रेखा में गति कर रहा हो, ये वाली बात। सरल रेखा में गति का मतलब है स्थल खंड पर ऋजु रेखीय गति हो। कैसी? स्थलीय ऋजु रेखीय गति, यानी कि गाड़ी का रोड पर चलना, या फिर आप कह सकते हैं आपका ट्रैक पर भागना भाई। तो इस प्रकार की गति क्या कहलाएंगे? ऋजु रेखीय गति। तो इस प्रकार की हम बात कर रहे हैं। और इस वाली जो समीकरण होंगी इनमें एक समान त्वरण से त्वरण मतलब वस्तु का जो त्वरण होगा वो कैसा होगा? एक समान का मतलब है कि समय के साथ वेग में वृद्धि होगी। तो ये दो तीन बातें आपको याद रखनी है भाई, कि वस्तु जो होगी कैसे चल रही होगी? सरल रेखा में, और त्वरण कैसा होगा? एक समान। तब गति की प्रथम समीकरण देखते हैं। गति की कुल कितनी समीकरण है? 3 समीकरण है। कितनी समीकरण है भाई? 3 समीकरण है। और इनमें पहली या प्रथम समीकरण हम देखते हैं। प्रथम समीकरण तो देखते हैं। देखो आपको मैंने ये समझाया है भाई कि त्वरण क्या होता है। त्वरण वेग में परिवर्तन होता है। क्या होता है? वेग में परिवर्तन। तो देखो एक लाइन आपको लिखनी है अच्छी तरह से, आप ये मानकर चलें, लिखो, देखो मैं बोल रहा हूं, यदि एक पिंड प्रारंभिक वेग u से गतिमान है और उसका त्वरण कितना है? a, और t समय के पश्चात वो s दूरी तय करता है। कितनी डिस्टेंस कवर करता है? s। और उसके पश्चात उसका वेग हो जाता है v। कितना हो जाता है? v। तब गति की प्रथम समीकरण, तो आप कह सकते हैं वस्तु का त्वरण a है, समय कितना है? t, और उसके द्वारा तय की गई दूरी s, जबकि u और b वेग हैं। u प्रारंभिक वेग है। कैसा वेग है भाई? प्रारंभिक। और b अंतिम वेग है। कैसा वेग है? अंतिम वेग। तो ये दोनों बातें याद रखनी है, सही है। और अगर हम त्वरण निकालें, अगर हम ये कहें त्वरण क्या होगा, तो त्वरण मैंने बताया था कि वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन अपॉन समय,
अपॉन समय। और आप जानते हैं वेग में परिवर्तन अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग क्या है v और प्रारंभिक वेग क्या है u अपॉन समय क्या है t, और त्वरण कितना है भाई, कितना है a। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, हम कर सकते हैं भाई क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो क्या आएगा भाई, at बराबर b माइनस u, सही है भाई। तो u को जब इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि u बराबर, सॉरी u को इधर लाओगे प्लस में, b बचा, b बराबर u प्लस 80। और ये है गति की प्रथम समीकरण, ये है गति की प्रथम समीकरण। तो गति की प्रथम समीकरण उस वस्तु के वेग और उसके त्वरण तथा समय में संबंध को दर्शाती है। क्लियर है भाई। और ये डेरिवेशन हम नहीं पढ़ने वाले हैं इनके, हमें डायरेक्ट याद रखनी है। आप एक दो बार पढ़ेंगे तो हर समीकरण आपको याद हो जाएगी। आप लिख सकते हैं गति की दूसरी समीकरण, गति की दूसरी समीकरण ये होती है s बराबर ut, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और गति की तीसरी समीकरण होती है b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as प्लस 2as। तो ये गति की तीसरी समीकरण है भाई, ये दूसरी समीकरण। और ये सारी समीकरण आपको बिल्कुल ऐसे ही याद रखनी है। क्लियर है। अब इसकी कुछ स्थितियां हैं, सही है, तो उन्हें हम और देख लेते हैं। उससे संबंधित क्या क्या बातें पूछी जा सकती हैं उन्हें देखते हैं। देखो आप सबसे पहली स्थिति लिखें, देखो सबसे पहली स्थिति हम लिख रहे हैं कि जब वस्तु ब्राह्म अवस्था में हो, यानी कि जब वस्तु ब्राह्म अवस्था से चलना, ब्राह्म अवस्था से चलना प्रारंभ करे। इसका मतलब क्या हो गया भाई, जब उसने चलना प्रारंभ किया तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0, क्योंकि रेस्ट में होगी वो। तो आप याद रखें यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 है तो इसका मतलब क्या है, वस्तु ने ब्राह्म अवस्था से चलना शुरू किया है। कहने का मतलब ये है मैं यहां पर रेस्ट में खड़ा हूं और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने लगूं तो मेरा प्रारंभिक वेग तो 0 है, उसके बाद में मैंने वेग प्राप्त किया, तो ये वो वाली स्थिति है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे भाई, u बराबर 0, सही है। तब इन तीनों समीकरण को हम लिखते हैं भाई, सही है। तब देखो क्या होगा भाई, पहली समीकरण आप देखें b बराबर u प्लस 80, तो u 0 हो जाएगा, सही है। b बराबर u प्लस 80, तो ये 0 हो गया, यानी कि b बराबर 80 आ जाएगा, b बराबर 80। तो आप डायरेक्ट याद रखें भाई कि यदि कोई कण ब्राह्म अवस्था से चलना प्रारंभ करता है तो उसकी गति की प्रथम समीकरण b बराबर 80 होती है। और दूसरी समीकरण क्या होगी, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s u के स्थान पर 0, t प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर। तो s बराबर आप क्या लिख सकते हैं, हाफ at स्क्वायर। और इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। दूसरी कंडीशन देखते हैं, देखो मतलब अगला हम तीसरा समीकरण b स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो डायरेक्ट लिख दूं भाई इसके स्थान पर 0, तो b स्क्वायर बराबर 2as। तो ये हो गई आपकी गति की तीसरी समीकरण। तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये पहली स्थिति हो गई, अब दूसरी स्थिति चलते हैं। देखो दूसरी स्थिति में हम बात कर रहे हैं भाई कि यदि जो आपका कण है वो समय के साथ मंदन करे, सही है। आप लिख सकते हैं दूसरी स्थिति क्या है, यदि कण का वेग समय के साथ कम हो, सही है, यानी कि कण में क्या हो, मंदन हो। यदि कण में मंदन होगा तो आप सभी जानते हैं भाई कण में अगर मंदन होगा तो क्या कंडीशन होगी, जो त्वरण होगा, त्वरण क्या होगा, माइनस का, क्या होगा भाई,
त्वरण माइनस का। क्लियर है? तो आप इस बात को याद रखेंगे, यदि कण में मंदन हो रहा है मतलब चलती हुई गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगा दिया तो ए निगेटिव हो जाता है, क्योंकि वेग में क्या आ जाती है, कमी। तो पहली समीकरण देख रहे हैं भाई, हमारी समीकरण क्या थी, b बराबर u प्लस ए टी। सही है भाई, क्योंकि ए के स्थान पर हमें क्या रखना है, माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए। तो गति की पहली समीकरण ये होती है भाई। सही है, कब, जब कण में मंदन हो रहा हो। और दूसरी हमने क्या पढ़ी थी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो पढ़ी थी भाई, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए निगेटिव आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस, ये टी है। क्लियर है? और तीसरी समीकरण हमने पढ़ी थी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये ए है भाई, ये क्या है, ए। तो ए क्या होगा, निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। सही है, तो ये आ गई आपकी तीनों समीकरण जब कण में मंदन हो रहा हो। और अगला देखते हैं, देखो अगला हम देख रहे हैं, यदि यदि कण यदि कण एक समान वेग से गति कर रहा हो, एक समान वेग से गति कर रहा हो। सही है, और जब एक समान वेग से गति कर रहा है यानी कि वेग क्या है, कांस्टेंट। वेग क्या है, वेग क्या है भाई, कांस्टेंट है। और अगर वेग कांस्टेंट होगा तो ये बताओ ए क्या त्वरण जीरो नहीं होगा भाई। अगर वेग कांस्टेंट होगा, अरे त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर ही तो होती है, वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो क्या कोई दर निकल कर आएगी। देखो मैं आपको समझाता हूं, ए बराबर क्या होता है, बी माइनस यू अपॉन टी, यही तो होता है। यानी कि पहले वेग u था, बाद में क्या हो गया b। अगर वेग कैसा है, एक समान, यानी कि v बराबर u हो गया। अगर वेग कैसा है, एक समान, तो b बराबर u हो गया। तो जब ये दोनों बराबर रख दोगे यानी कि u के स्थान पर आप क्या रख सकते हैं, b, तो b से b कैंसिल, तो ऊपर क्या आ गया भाई, जीरो, और जीरो, तो a बराबर क्या हो गया, जीरो। तो यही यहां पर मैंने लिखा। तो यदि एक समान वेग से कण चल रहा हो तब क्या स्थिति होगी, तो a के स्थान पर आप जीरो रख सकते हैं। तो पहली समीकरण क्या होगी, देखो b इज इक्वल टू यू माइनस जीरो इंटू टी, यानी कि b और u क्या होंगे, बराबर। और यही बात तो मैंने की आपसे कि अगर त्वरण जीरो होगा कब, जब b और u बराबर होंगे। तो ये सिद्ध भी हो गया। देखो आप दूसरी समीकरण लिख सकते हैं, s बराबर यू टी प्लस, सॉरी प्लस में लिख के चलेंगे भी हम, सही है, प्लस हाफ ए के स्थान पर जीरो इंटू टी स्क्वायर, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा भाई, यानी कि s बराबर यू टी, s बराबर यू टी। क्लियर है? तो आप देख भी सकते हैं भाई, ये वेग है और वेग को क्या आप ये नहीं लिख सकते, डिस्टेंस अपॉन टी, तो टी पहले से ही है, तो आप देख भी सकते हैं टी से टी कटा तो क्या बचा, डिस्टेंस। तो बिल्कुल सिंपल वैल्यू आ गई, यानी कि उस वस्तु का जो वेग होगा अगर उसे समय से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। क्लियर है? और तीसरी समीकरण हम देख रहे हैं, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, बी बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, प्लस 2as, तो प्लस 2 a के स्थान पर, यानी कि ये आ जाएगा भाई बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, तो ये हो गया। या इसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं b बराबर u। तो ये क्लियर हो रही होगी चीज। अब अगला देखते हैं, देखो अगली क्या कंडीशन है, अगली ये कंडीशन है, यदि कण अंतिम अवस्था में रुक जाता है। क्या होता है भाई, रुक जाता है, यानी कि रेस्ट में चला जाता है। किसमें चला जाता है, रेस्ट में। तो अंत में अगर रुक रहा है तो बाद में जब रुकेगा तो b बराबर जीरो, यानी कि अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जीरो। और जब अंतिम वेग जीरो हो जाएगा तो तीनों समीकरण आप देख सकते हैं। पहली समीकरण क्या होगी, b बराबर जीरो इज इक्वल टू u प्लस क्या होगा भाई, at। तो आप समझ सकते हैं भाई, u को जब हम इधर लेकर आएंगे तो u बराबर माइनस के a इंटू टी,
तो आप कुछ समझ पाए इस इक्वेशन से, यानी कि बाद में अगर कण रुक गया तो मैंने यही तो बताया था, गाड़ी चलते चलते रुक गई यानी कि मंदन होगा, तो ये नेगेटिव नहीं आ गया। ये सिद्ध हो रहा है या नहीं? क्लियर है भाई? देखो दूसरा देखते हैं हम इस वाली इक्वेशन को, s बराबर ut माइनस प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो अंतिम वेग है ही नहीं, तो जो भी कण चलेगा वो उसकी डिस्टेंस से मतलब है यहाँ तो हमें, तो डिस्टेंस पर बाद में रुके या नहीं रुके क्या कोई फर्क पड़ रहा है भाई? नहीं। तो अगला देखेंगे, देखो तीसरा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गया 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और इसे जब हम इधर लाएंगे तो यू स्क्वायर माइनस a इंटू 2s। तो आप खुद देख सकते हैं क्या इसमें भी एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं आ रहा भाई? आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं देखो इस प्रकार से। और एक लाइन और इसमें पढ़नी होती है आपको, जैसे कण ने 25 मिनट चला, कण 25 सेकंड चला, तो आपसे अगर ये पूछ ले 10वें सेकंड में कितनी दूरी की उसने तय, आपसे पूछ ले 25वें सेकंड में कितनी दूरी तय की, 12वें सेकंड में कितनी दूरी तय की, तो इस प्रकार से nवें सेकंड में तय की गई दूरी भी कभी कभी पूछता है। तो उसके लिए बस एक फॉर्मूला लिखना है आपको, मैं लिख देता हूं, देखो आप हेडिंग लिखें, किसी कण द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी, किसी कण द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी, कण द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी, सही है, इसे Sn बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Sn। ये होती है u प्लस हाफ a 2n माइनस 1 हाफ a, और ये फॉर्मूला ही याद रखना है भैया, ये फॉर्मूला ही याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। तो क्लियर है भाई? आपको समझ में आई गति की समीकरण? आप इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और अब हम दूसरा देखते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे ऋजु रेखीय गति, यानी कि एक सरल रेखा में गति। अब हम गुरुत्व, अब लिख सकते हैं आप, अब हम गति की जो समीकरण पढ़ रहे हैं वो गुरुत्व क्षेत्र में पढ़ रहे हैं। किसमें? गुरुत्व के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? गुरुत्व के अंतर्गत। मतलब जब वस्तु हवा में होगी, जब वस्तु हवा में होगी। तो बहुत ध्यान से समझना भाई, मैं सारी चीजें आपको समझाते हुए चल रहा हूं। आप ये मानकर चलें कि ये पृथ्वी है और ऊपर से एक कण नीचे की ओर आ रहा है, सही है। आप जानते हैं पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, और जब वस्तु नीचे की ओर आएगी तो उसका वेग लगातार बढ़ता है। क्यों? ये बात याद रखना, यदि ऊपर से कोई वस्तु नीचे की ओर छोड़ी जाए तो जैसे जैसे पृथ्वी के समीप जाती है, ये सारी बातें लिखनी है, जैसे जैसे कोई वस्तु ऊपर से छोड़ने के बाद पृथ्वी के समीप जाती है वैसे वैसे उसके वेग में वृद्धि होती है। और अगर वेग में वृद्धि होगी तो वेग परिवर्तन होगा, और जब वेग परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे कहते हैं जी गुरुत्व त्वरण। क्या कहते हैं भाई? गुरुत्व त्वरण, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। और याद रखेंगे ये प्रत्येक वस्तु के लिए, प्रत्येक वस्तु पर समान होता है, प्रत्येक वस्तु पर समान होता है, चेंजेबल नहीं होता है। इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लगभग कितना होता है भैया? लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? और यही कारण है कि जब दो एक समान, यानी कि एक सिक्का और एक पर ऊपर से छोड़ते हैं तो नीचे समान देरी में गिरते हैं, समान देरी में। लेकिन आप वायु की बात नहीं करें, अगर वायु में सिक्का और पर गिराएंगे तो पर तो देरी से गिरेगा लेकिन सिक्का नीचे को गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वायु है, वायु जिसका भार कम होता है उसे देरी से नीचे आने देती है। लेकिन अगर यही कंडीशन हम कहां करेंगे? निर्वात में। कहां करेंगे भाई? निर्वात में। तो दोनों नीचे आकर गिरेंगे बिल्कुल एक समान। क्यों? क्योंकि इन पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण कैसा है? बिल्कुल एक समान।
तो आप याद रखेंगे जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है तो उसके वेग में वृद्धि होती है और उसे क्या कहते हैं हम, उसमें वेग परिवर्तन होता है जिसके कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। क्लियर है भाई। अब इसी पर आधारित हम समीकरण लिखने वाले हैं भाई। तो आप लिख दें जब पिंड ऊपर से नीचे गिरता है तो गति की समीकरण देखेंगे किस प्रकार से। देखो ऊपर से जब पिंड नीचे की ओर गिरेगा पृथ्वी पर तो अब डिस्टेंस की जगह हम हाइट लेंगे और त्वरण की जगह गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि जहां जहां समीकरण में s है वहां वहां हम हाइट ऐड कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना। और जहां जहां a है उसके स्थान पर क्या ऐड कर देंगे, g। तो हम देखेंगे, देखो पहली समीकरण क्या थी, b बराबर u प्लस at, यही थी। और a के स्थान पर अब क्या हो जाएगा, g। ये कब, जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। दूसरी देखेंगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही होता है। तो a के स्थान पर क्या आ जाएगा, g, और s के स्थान पर क्या आ जाएगा, h। तो h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन देखेंगे, यदि b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो देखेंगे ये तो चेंज होगा नहीं, लेकिन a के स्थान पर g हो जाएगा और इसके स्थान पर h। तो ये तीनों समीकरण हो गई। अब एक बात नोट करके लिखें, यदि कण को मुक्त अवस्था में छोड़ा जाता है, मुक्त अवस्था का मतलब है विराम अवस्था से, किससे, विराम अवस्था से छोड़ा जाता है। तो जब उसे विराम अवस्था से छोड़ेंगे, यानी कि u बराबर, आप ये माने मैंने मार्कर पकड़ रखा है, इसे छोड़ दूं तो इस समय तो इसका वेग 0 होगा, अरे गति में थोड़ी ही है ये, तो ये वही वाली स्थिति है। तो इस समय सभी जगह u 0 कर दो। तो यहीं पर मैं कनेक्शन कर देता हूं, देखो तो u 0 हो जाएगा, ये हो जाएगी समीकरण, u 0 हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगी, u 0 हो जाएगा, सही है, ये समीकरण। तो तीनों समीकरण ये प्राप्त होंगी। क्लियर है भाई। अब दूसरी कंडीशन हम पढ़ते हैं, जब पिंड को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाए, जब पिंड को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाए, और जब पिंड को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो आप जानते हैं गुरुत्व बल की दिशा, गुरुत्वीय बल की जो दिशा होती है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। कहां की ओर होती है, केंद्र की ओर। लेकिन वस्तु को जब ऊपर को फेंक रहे हैं तो गुरुत्वीय बल की विपरीत दिशा में फेंक रहे हैं आप, किसकी, गुरुत्वीय बल की विपरीत दिशा में। और जब विपरीत दिशा में फेंकते हैं तो कण में मंदन होता है, और जब मंदन होता है तो g की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, निगेटिव। कैसी होगी भाई, g ऋणात्मक। कैसा होगा, ऋणात्मक। क्लियर है। और जब ये ऋणात्मक होगा तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं, देखो क्या आ जाएगा भाई, b बराबर u माइनस जी टी, b बराबर u माइनस जी टी, क्योंकि निगेटिव हो गया जी। और h बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, माइनस 2gh। तो इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। और यही समीकरण हमें पढ़नी है, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछी जाएंगी। और अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा भाई। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। और सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल के बटन को क्लिक करें। थैंक यू।